तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट्स के दो बेहतरीन स्टॉक्स जेएम फाइनेंशियल एंड जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स में सबसे पहले रेवेन्यू को देखें, अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल्स के रेवेन्यू के बारे में, तो इसका जो रेवेन्यू है वो भी अच्छी खासी राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 3479 करोड़। फिर अगर बात करें 2023 की तो वो है 3265 करोड़। अगर हम बात करें जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज के रेवेन्यू की, तो वो भी अच्छी खासी राइज हो रही है। 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो है 270 करोड़। फिर अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 355 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट की। अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल्स के प्रॉफिट की, तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 572 करोड़। 2023 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 597 करोड़। 2022 में इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो है 773 करोड़। अगर हम उसी तरह देखें जियोजिट फाइनेंशियल्स के प्रॉफिट को, तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 23 करोड़। 2022 में इसका भी प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, वो है 151 करोड़। और 2023 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 97 करोड़। अभी हम बात करेंगे नेटवर्थ। नेटवर्थ एक अहम फैक्टर होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो लगातार राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल्स के रेवेन्यू की, तो वो 2019 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 5132 करोड़। अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 8136 करोड़। उसी तरह अगर हम बात करें जियोजिट फाइनेंशियल्स के नेटवर्थ की, तो वो भी 2020 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2020 की तो वो है 504 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 723 करोड़। अभी इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम बात करें जेएम फाइनेंशियल्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो वो है 7636 करोड़। और अगर हम बात करें जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज के जो मार्केट कैपिटल है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वो है 1222 करोड़। फिर अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो जेएम फाइनेंशियल का जो पी रेशियो है वो है 12.88। और अगर हम बात करें जियोजिट फाइनेंशियल्स के जो पी रेशियो वो है 12.64। यानी कि जेएम फाइनेंशियल से जियोजिट फाइनेंशियल का जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा कम है, और ये एक अच्छा गुड साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी का पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर हाँ, अगर उस कंपनी का जो पी रेशियो है वो माइनस में, तब वो खराब माना जाता है, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि वो कंपनी अभी फिलहाल घाटे में जा रही है, इसलिए उसका जो पी रेशियो है वो माइनस में है। इसके बाद हम बात करेंगे पीबी रेशियो की। पी रेशियो की तरह ही पीबी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1 से भी कम है तब तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल के जो पीबी रेशियो है वो है 0.94, यानी कि इसका जो पीबी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम उसी तरह बात करें जियोजिट फाइनेंशियल के पीबी रेशियो की, तो वो है 1.69, यानी कि जेएम फाइनेंशियल के पीबी रेशियो जियोजिट फाइनेंशियल के पीबी रेशियो के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्री पी की। किसी कंपनी का अगर पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से कम है तब वो एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम इंडस्ट्री का पी देखें तो वो है 20.02। और अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल के पी रेशियो की, तो वो है 12.88। यानी कि हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि इस जेएम फाइनेंशियल कंपनी के जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है। उसी तरह अगर हम बात करें जियोजिट फाइनेंशियल के जो पी रेशियो वो है 12.64, और इंडस्ट्री पी जो है वो है 12.02। यानी कि इस कंपनी का भी जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है, और इन दोनों कंपनीज का जो ये एक गुड साइन होता है इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए।
फिर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी के बारे में। डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें जेम फाइनेंशियल के डेट टू इक्विटी की तो वो है 1.96, और अगर हम बात करें जियोजित फाइनेंशियल के डेट टू इक्विटी की तो वो है 0.16। यानी कि जियोजित फाइनेंशियल का जो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जेम फाइनेंशियल। फिर हम बात करेंगे आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, और आरओई जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम बात करें जेम फाइनेंशियल के जो आरओई है वो है 7.55%, और अगर हम बात करें जियोजित फाइनेंशियल के जो आरओई है वो है 13.69%। यानी कि आरओई के मामले में भी जियोजित फाइनेंशियल जो है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जेम फाइनेंशियल। फिर हम बात करेंगे ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। जेम फाइनेंशियल का जो ईपीएस है वो है 6.21, और जियोजित फाइनेंशियल का जो ईपीएस है वो है 4.04। इसके बाद हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड भी आरओई की तरह जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा है, इसका मतलब साफ है कि वो कंपनी आगे भी आपको एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल के डिविडेंड यील्ड की तो वो है 2.25%, और अगर हम बात करें जियोजित फाइनेंशियल के डिविडेंड यील्ड की तो वो है 2.94%। यानी कि जेएम फाइनेंशियल के मुकाबले जियोजित फाइनेंशियल का जो डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल के बुक वैल्यू की तो वो है 85.21, और फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 1। उसी तरह अगर हम बात करें जियोजित फाइनेंशियल के बुक वैल्यू की तो वो है 30.23, और फेस वैल्यू है 1। फिर हम और दो रेशियोज़ को हम देख लेते हैं इन दोनों कंपनीज के। पहले आता है करंट रेशियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। जेम फाइनेंशियल का जो करंट रेशियो है वो है 4.04, और इस जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का जो करंट रेशियो है वो है 2.22। और करंट रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। करंट रेशियो से हम ये जान सकते हैं कि उस कंपनी के पास एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो वो एक अच्छा करंट रेशियो माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो वो 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जितना एसेट्स है उतना ही लाइबिलिटीज़ है। और किसी कंपनी का अगर करंट रेशियो 1 से कम है तो ये एक बैड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि उस कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसेट्स, और ये खराब होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम बात करें जेम फाइनेंशियल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो सबसे ज़्यादा शेयर्स प्रोमोटर्स के पास है 56.47%, और उसी तरह अगर हम बात करें जियोजित फाइनेंशियल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पर भी प्रोमोटर्स के पास ही ज़्यादा शेयर्स मौजूद है 54.60%। और किसी कंपनी के अगर प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर कब रखते हैं जब उनको ट्रस्ट हो, अपने ऊपर ट्रस्ट हो, अपने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो कि वो उनका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, उन्हें एक अच्छी परफॉर्म कर सकती है, तभी वो अपने पास ज़्यादा शेयर्स रखते हैं। तो इन दोनों कंपनीज के ही प्रोमोटर्स के पास 45% से ज़्यादा शेयर मौजूद है, तो ये एक गुड साइन है इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर हम इसके बाद बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हमेशा हमें दो चीज़ों का खास करके ध्यान रखना होता है। सबसे पहले उस कंपनी के जो करंट एसेट्स है वो हमेशा उसके करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होना चाहिए, और इसका जो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर चेंज होती रहनी चाहिए, और इसका जो टोटल एसेट्स है वो लगातार राइज होती रहनी चाहिए, और इसका जो टोटल लाइबिलिटीज है वो हमेशा घटती रहनी चाहिए। अगर हम बैलेंस शीट में जेम फाइनेंशियल के बैलेंस शीट को देखें तो इसमें यहाँ पर उसके करंट एसेट्स नहीं दिया गया है। करंट लाइबिलिटीज जो है वो है 7,164, और हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके करंट रेशियो को भी देखा था। जेम फाइनेंशियल का जो करंट रेशियो है वो है 4.04, यानी कि इस कंपनी के ऊपर एसेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज।
फिर हम अगर बात करें टोटल एसेट्स की, तो इस कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है वो है 29,370 करोड़ और इसका जो टोटल लाइबिलिटीज है वो है 21,234 करोड़। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में इस कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स था वो है 25,114 करोड़ और टोटल लाइबिलिटीज जो थे वो है 18,128 करोड़। उसी तरह अगर हम बात करें जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के बैलेंस शीट की, तो यहाँ पर भी करंट एसेट्स नहीं दिया गया है और करंट लाइबिलिटीज जो है वो है 360 करोड़। अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की तो वो है 1,321 करोड़ और टोटल जो लाइबिलिटीज है वो है 598 करोड़। फिर अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में इसके पास जो टोटल एसेट्स थे वो है 1,415 करोड़ और टोटल लाइबिलिटीज जो थे वो है 718 करोड़। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।